आज़ाद इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आज 22 जुलाई है और 21 जुलाई की रात की जो तस्वीरें इजराइल से सामने आई हैं उसने बताया है कि यमन की रिटेलिएशन का कितना बड़ा खदशा इजराइल के ऊपर मंडरा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए दावा किया गया और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इजराइल की राजधानी यानी कि दारुल हुकूमत टेल अवीव के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। ये पावर कट था या खुद किया गया, इजराइल में यमन के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से बचने के लिए नहीं पता। एक तरफ तो परिंदों का झुंड था, आसमान में जा रहा था, उसे सेटलर्स ने ड्रोन्स का जो है झुंड समझ लिया और बड़ी दहशत सी फैल गई। इसके अलावा लंबी लंबी कतारें कारों की देखी गई इजराइल की सड़कों पर, जिनके जरिए सेटलर्स किन्हीं सेफ जगहों पर चले जाना चाहते थे, क्योंकि यमन की तरफ से कह दिया गया था, अंसरुल्लाह मूवमेंट की तरफ से, कि अपने अपने ठिकाने बदल लो। तेल अवीव अब बिल्कुल सेफ नहीं है, तेल अवीव से निकल जाओ, अगर अपनी सेफ्टी चाहते हो नेजेव की तरफ मूव कर जाओ। बहुत सी खबरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी। सप्रेस न्यूज़ एक मशहूर एक्स हैंडल है, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है, गश डैन तेल अवीव। गश डैन के बारे में हमने आपको 2 दिन पहले बताया था। गश डैन तेल अवीव का वो इलाका है, या तेल अवीव से लगता वो इलाका है, जो पूरे इजराइल का यूं समझ लीजिए कि स्रोत है, एक सेंटर है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहां से सारा पावर हाउस चल रहा है, पैसा यहीं है, ताकत यहीं है। यहीं पर तो हमला किया था, यहीं के करीब। हालांकि गश डैन को निशाना बनाने की बात कही थी और गश डैन पूरा अंधेरे में दिख रहा है। ये सब प्रेस न्यूज दिखाया। कभी इजराइल में अंधेरा नहीं होता था, खासतौर से तेल अवीव राजधानी, और गश डैन में तो बिल्कुल नहीं। ये अंधेरा है जो आप इमारतें देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में। वीडियो लगा देंगे तो फिर वही होता है, डिमोनेटाइज रहता है। तो भैया नहीं, वीडियो के लिए दुनिया टुडे पर जाइएगा, सारे वीडियो शानदार क्लिप लगाएंगे वहां। सप्रेस न्यूज के एक और इन्होंने वीडियो करके दावा किया है। ये इजराइल की सड़कें बताई गई हैं, यहां पर कारों की कतारें हैं और बताया जा रहा है कि हजारों और लाखों की तादाद में लोग शेल्टर्स की तरफ जा रहे हैं तेल अवीव में, ताकि कहीं उन्हें यमन के ड्रोन और मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स निशाना ना बना लें। याद रखिएगा कि इजराइल की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया और रात ही मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े थे आईडीएफ पर, और वो अब डिलीट है। और ये कहा गया था कि हमारी एयरफोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और कभी भी यमन बड़ा हमला कर सकता। ये उसी तरीके की रात थी जिस तरीके की रात ईरान के हमले से पहले थी तेल अवीव पर। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है कि हमला हो चुका हो, क्योंकि 1-1.5 घंटा एडिट पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये तस्वीरें हैं जब हिंदुस्तान में दोपहर नहीं हुई थी, 11 बज रहा था सुबह का, 10 बज रहा था, तब वहां थोड़ा अंधेरा भी था, तब भी वहां दहशत थी, कतारें थी सड़कों पर। ये कहा जा रहा है लॉन्ग, आपने स्क्रीनशॉट देखा, क्लोज देखा होगा, 2 स्क्रीनशॉट इसमें। तो ये वहां पर फायर क्रूज भी हैं, एम्बुलेंस भी हैं, हर तरह की हलचल कल रात सड़कों पर रही। और ये है वो नज़ारा, आप जरा देख लीजिए। ये जो आपको 6-7 आकृतियां सी आसमान में दिख रही हैं, 1 2 3 3 3 6 परिंदे जो झुंड में चलते हैं, इन्हें चलते हैं, उड़ते हैं, इन्हें ऐसा समझा गया है ये ड्रोन्स की या हाउथीज की एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन है, और फॉर्मेशन में ये आ रहे हैं तेल अवीव पर हमला करने। इनके वीडियो बनाकर नीचे हैब्रू लिखी हुई है, इजरायली मीडिया जो टेलीग्राम चैनल से इन सब पे शेयर किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि लोगों ने मजाक उड़वाया कि भाई ये तो जो है वो परिंदे थे, हम लोग डर रहे थे। खुद वो लोग भी हंसे कि हम तो परिंदे देख के ही डर गए, और इसे सलमान अहमद ने शेयर कर दिया। खैर, ये रात तेल अवीव का नज़ारा था। ये तेल अवीव और हुदैदा, यमन, वो यमन का हुदैदा है ऊपर रोशन, जिस पे पूरी रोशनी दिख रही है। दावा किया है कि भाई जहां पर हमला किया इतना बड़ा इजराइल ने, और ये इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, जो रात अंधेरे में डूबी रही। इन्होंने अब अंधेरा खुद जानकर किया, किसी पावर स्टेशन पर हमला हुआ जिसकी अब तक खबर नहीं आई, या फिर ये मिसाइल्स को भटकाने के लिए या कुछ करने के लिए, किस लिए किया मुझे नहीं पता। लेकिन तेल अवीव में रात अंधेरे की खबरें आई हैं। और मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने भी वो एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि रात भर मिलिट्री की एयरक्राफ्ट आसमान में गश्त लगाते रहे वेस्ट बैंक इलाके में, क्योंकि वही सारे इजरायली हिस्से वेस्ट बैंक से मिले, वेस्ट बैंक पे भी उन्हीं का कब्जा है, तो वो इधर से चक्कर मारेंगे उधर वेस्ट बैंक में पहुंच ही जाएंगे। तो वेस्ट बैंक में भी गश्त लगाते रहे, इसलिए कि कहीं भाई वहां से कोई हमला
वहां से ना हो जाए, ताकि हम उधर जाकर एंगेज हो जाएं, उधर हाउथीज हमला कर दें। तो अपना ध्यान ना भटके, इसके लिए वो रात भर अपने ये इनके जरिए कहा जा रहा है कि अपने डर को दूर करने के लिए गश्त करते रहे। और यमन, ब्रिटिश एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो हैं, यमन के हमलों के मद्देनजर अमेरिकन और ब्रिटिश एयरक्राफ्ट भी आसमान में गश्त कर रहे थे। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक चीज कही है जिसके बारे में जानकारी है, जिससे ये पता चलता है हाउथीज हुदैदा में हुए हमले के बाद रुके नहीं। उन्होंने कल ही एक जहाज को मारने और कल दावा किया जहाज पर ड्रोन मारने का, और कल बैलिस्टिक मिसाइल भी इजरायली एलाइट इलाके में दागी थी। और अभी ये पता चला है कि पिछले 24 घंटे में यूएस सेंटकॉम ने यह दावा किया है, अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने, कि उन्होंने हाउथी के 4 ड्रोन बोट्स को तबाह किया है रेड सी में। अगर यूएस ने तबाह भी किया, इट मीन्स ये क्लियर हो गया है कि हाउथीज लगातार अपने अटैक तेज कर रहे हैं और एस्केलेट हो रहा है पूरा मामला रीजनल, इस पूरे रीजन में। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और आगे भी दिखाऊंगा अगले एपिसोड में भी। ये रिपब्लिक भारत चैनल है अर्नब गोस्वामी वाला, पूरे तौर पर एंटी मुस्लिम मुद्दे पर चलता है। हमारे पास एक बार ऑफर आया था हमारे एक अमित भाई वहाँ, तो हमने कहा मैं दुनिया में गुलामी कर लूंगा किसी की, लेकिन रिपब्लिक भारत में नौकरी नहीं करूंगा। उसने सैयद अली खामनेई साहब को ऑक्टोपस बनाया है, सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान को। और ऑक्टोपस के जो 8 बाजू होते हैं उसमें उन्होंने बहरीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, गजा, सब जगह के, यमन के जितने भी मूवमेंट्स हैं उन्हें एक आतंकी संगठन दिखाते हुए ये दिखाया है कि उनकी जड़, उनका सर जो है वो सुप्रीम कमांडर है। इवन सीरिया में जो आईसिस काम कर रहा है उसका सर्वे सर्वा भी अली खामनेई को बताया है। ये 2 कौड़ी की अकल वाले लोग, मैं तो जानता हूं ना, काम करने वालों को वहां जानता हूं पर्सनली, एंकर्स को जानता हूं जो मेरे साथ एंकर्स नहीं हैं दूसरे चैनल्स पे, 2 कौड़ी के लोग हैं। ये जो बनाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि ये आईसिस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन्हें नहीं पता है ये नफरत है। क्या शिया समाज के लोग ये सब बर्दाश्त करेंगे? क्या इनके खिलाफ केस करेंगे? नहीं करेंगे। मुसलमानों को बदनाम करने की एक तहरीक सी चल रही है। इस तहरीक के खिलाफ एक तहरीक बनाने की कोशिश कीजिए और अदालतों में जाइए, वरना कल हमारी और आपकी कब्रों पर हमारे नस्लें आकर लाते मारेंगी कि ये जब सब हो रहा था तुम क्या कर रहे थे। अदालतों का रास्ता अपनाइए, हर घर में एक बच्चा वकील हो, घसीटिए ने। महात्मा गांधी अगर वकील ना होते, ये आजादी की लड़ाई ऐसे ना जाती, याद रखिएगा। खैर, रिजवान हैदर ने इसे जारी करते हुए यही लिखा कि रिपब्लिक भारत ने इस तरीके से बेइज्जती की है। आप समझ लीजिए, जब बर्दाश्त की अब ये हद हो रही है। हिटलर ने भी सारा प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू फैलाया था। आज न जाने कौन हिटलर है जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन कोई तो है। समझ रहे हैं आप? हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक में जो इस्लामोफोबिया चल रहा है उसके खिलाफ अदालतों के जरिए खड़े होने की जरूरत है। खड़े होइए। हाउथीज के अलमनाट अल महिरा टीवी है, उस पर हाउथीज के एक लीडर आए, नसर अल दीन आमिर। उन्होंने ये कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हमारी जंग इजराइल के साथ शुरू हो गई है। हम बहुत खुश हैं, मतलब बताइए, उन्होंने वो खुशी मना रहे हैं। द वर्ल्ड विल हियर द लाउड ऑफ क्राइज ऑफ इजराइलीज। ये अंसरुल्लाह मूवमेंट की जो टॉप लीडर हैं मलिक अल हूथी, उनका बयान है कि दुनिया इजराइल की चीखें कराहें सुनेगी। दुनिया सुनेगी उन सब लोगों के रोने की आवाज़ें जिन्होंने यमनियों पर हमला किया है, और हम जो बदला लेंगे वो बहुत बड़ा बदला होगा। लेकिन इजराइल की तैयारियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इजराइल के पास एक भारी भरकम एयरफोर्स है, ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है जो ज़बरदस्त तरीके से पिछले 9 महीने से काम कर रहा है। उसकी फोर्स भी लगभग हमास को ख़त्म कर चुकी है गजा में, जैसा कि वो कहते हैं, आप भी जानते हैं। उसकी एयरफोर्स भी कमाल की है। उसने 38,000 लोगों को मार डाला है इजराइल में, जिसमें सबसे ज़्यादा औरतें बच्चे हैं। यमन को ये सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए, है ना। और ये 38,000 से ज़्यादा लोग मार देने के बावजूद उन बॉम्बिंग्स में कोई उसे कुछ नहीं कहता। कहते हैं तो ये इजराइल के मंत्री बेन गुविर, जिनके बारे में कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने छापा है कि बेन गुविर के, मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। असल में यूएस ने बेन गुविर और स्मोट्रिच, 2 जो मंत्री हैं इजराइल के, उन पे कुछ सैंक्शंस लगाने, अमेरिका में घुसने और न जाने किस किस तरीके की पाबंदियों को लेकर बातचीत की है। व्हाइट हाउस में बातचीत हुई है।
तो ये बेन गुर कह रहा है कि इजराइल विल डिसमेंटल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इफ यूएस इंपोजेस सैंक्शंस ऑन मिनिस्टर। अगर अमेरिका ने इजराइल के मंत्रियों पर, मिनिस्टर्स पर सैंक्शंस लगाए, पाबंदियां लगाई, तो हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को डिसमेंटल कर देंगे। महमूद अब्बास वाली, वेस्ट बैंक वाली, उसे ये डिसमेंटल कर देंगे, उसको धमकी दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया समेत अमेरिका ये कहता है कि भाई उसकी तरफ आप आंख उठाकर ना देखें, आप ये करेंगे तो इस खित्ते में बहुत ज़्यादा टेंशन एस्केलेट हो जाएगी। चलते चलते ये जो बाइडेन का एक तरीके से रिजिग्नेशन है कि वो अगले चुनाव में जो वो लड़ने के हकदार हैं, प्रेसिडेंशियल नहीं लड़ रहे हैं। आप सोचिए जो बाइडेन को कितनी बद्दुआएं ले गई हैं, कितनी बद्दुआएं हाय लगी होंगी, उनकी पार्टी ने ही उन्हें हटा दिया। और ये इन्होंने कहा कि मेरी कुछ हेल्थ वगैरह, कोविड में मुझे पता था इन्हें कोविड नहीं हुआ है, हो भी गया हो, लेकिन वो इनके पास टाइम था सोचने का कि भाई कैसे। अब सुन रहे हैं कमला हैरिस या कोई और अगला प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ेंगे रिपब्लिकन की तरफ से, डेमोक्रेट की तरफ से। रिपब्लिकन तो ट्रंप है। अब बहुत सी बड़ी खबरें आगे आएंगी, तो देखिएगा द हेडलाइन शो। शुक्रिया। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत ख्याल रखें।